नमस्कार, स्वागत आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हमारी करीबी नजर है प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे की और भारत और फ्रांस के बीच के संबंधों को जिस तरीके से 2 साल में प्रधानमंत्री की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ ये छठी मुलाकात ये दिखाती है कि जो ऐतिहासिक संबंध हैं दोनों देशों के, वो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के भी करीबी रिश्तों से और गहराई और नए आयाम के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो गर्मजोशी फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच पिछले कुछ वर्षों में नजर आई है, वो इस बार के दौरे में भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। क्योंकि प्रधानमंत्री के फ्रांस पहुंचने के बाद से ही लगातार राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के साथ हर जगह बने हुए हैं। एआई समिट में तो सह अध्यक्षता हुई ही, लेकिन उसके बाद मार्सेई जो शहर है, जो एक तरीके का बंदरगाह शहर है दक्षिणी फ्रांस का और बहुत ही मशहूर और खूबसूरत शहर इसे माना जाता है, यहाँ भी राष्ट्रपति मैक्रों बहुत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री की मेजबानी करते नजर आए हैं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मेजबानी के कुछ अद्भुत रंग हमें आज के दिन नजर आएंगे, जब प्रधानमंत्री का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहेगा, जहां एक नए मार्सेई में ही भारत के एक नए कॉन्सुलेट का उद्घाटन किया जाएगा, साथ ही और भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस समय फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्सेई में हैं और भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को उस समय नई उड़ान भी मिलेगी जब प्रधानमंत्री आज मार्सेई में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ करेंगे। इसकी घोषणा पहले ही प्रधानमंत्री के द्वारा की जा चुकी थी और अब इस बार इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों संयुक्त रूप से ही मिलकर इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे और यह भी इस महत्ता को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को फ्रांस के राष्ट्रपति कितनी महत्ता देते हैं, क्योंकि ये भारत का दूतावास है, लेकिन इसके उद्घाटन के अवसर पर भी राष्ट्रपति मैक्रों स्वयं उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ। और पीएम मोदी इसके साथ ही मज़ाक़ वार सेमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक मारे गए थे उन्हें भी श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के विभिन्न विश्व युद्धों में जो भारत के सैनिक मारे गए फ्रांस में, इन्हें लेकर पहले भी प्रधानमंत्री के दौरों में हमने लगातार देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब भी फ्रांस जाते हैं तो वहाँ जो मेमोरियल्स बने हुए हैं, जो हमारे वीर सैनिकों की शहादत को सलाम करते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री पहले भी गए हैं और राष्ट्रपति मैक्रों भी हर बार उनके साथ इन मेमोरियल्स पर पहुँचे हैं, भारत के दिवंगत बलिदान देने वाले सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए। लेकिन आज के कार्यक्रम का एक और बहुत महत्वपूर्ण आयाम रहेगा जब दोनों ही नेता इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की साइट का भी दौरा करेंगे, जिसे ईटर कहा जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इन मायनों में है कि विज्ञान के बढ़ते आयाम, खासकर थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर किस तरीके से 27 देश साथ जुड़े हैं इस योजना में, जिनमें भारत भी एक है। ऐसे में इस ईटर प्रोजेक्ट का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री और जाहिर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस समय भी उनके साथ होंगे। दोनों नेताओं के प्रगाढ़ संबंध जो दोनों देशों के भी संबंधों को और गहराई प्रदान करते हैं। भारत और फ्रांस के बीच संबंधों में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज फ्रांस के तटीय शहर मार्सेई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मज़ाक़ वार सेमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इस फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेमेट्री में उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे जो कि मार्सेई में पहले विश्व युद्ध के दौरान तैनात थे। साथ ही प्रधानमंत्री मार्सेई में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री की 2023 की फ्रांस यात्रा के दौरान इस दूतावास को खोलने का निर्णय लिया गया था। फ्रांस के तटीय शहर मार्सेई में दूतावास खुलने से प्रवासी भारतीयों को दूतावास से जुड़ी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। वहीं भारतीय स्टार्टअप्स और एसएमईज को नियमों को जानने, स्थानीय साझेदार ढूंढने और बाजार में मौजूद अवसरों को समझने का मौका मिलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की साइट का दौरा भी करेंगे। ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। A visit that both leaders will undertake together to a place called Kadash is the site of the International Thermonuclear Experimental Reactor,
which is a project, a high science project in which India is a partner along with a few other countries. रक्षा, सुरक्षा, असैनिक परमाणु सहयोग और अंतरिक्ष भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। वहीं दोनों देशों के संबंधों को पिछले कुछ साल में और भी विस्तार मिला है। नए क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास शामिल है। डीडी न्यूज के लिए जेसिका तनेजा, मार्सेई, फ्रांस। तो प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे के आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और अमूमन ये कहा जाता है कि जो राष्ट्राध्यक्षों की केमिस्ट्री होती है विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों की, इस केमिस्ट्री से इकोनॉमिक्स बहुत प्रभावित होती है और रिलेशंस या संबंधों के फिजिक्स को भी ये प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा की भी अगर हम बात करें तो भारत और फ्रांस की दोस्ती की एक नई मिसाल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रों के द्वारा जो रात्रि भोज आयोजित किया गया वो उसमें भी शामिल हुए और यहाँ राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का गले लगाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। और ये गर्मजोशी जब जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रों से मिले हैं, पिछले 2 वर्ष में छठी मुलाकात है, ये ध्यान रहे, तो ये भावभंगिमा हमें हर बार देखने को नजर आती है। तो ये जो आपसी केमिस्ट्री है, ये हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते साल दर साल हर बार प्रगाढ़ होते ही नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के किन्हीं भी 2 देशों के बीच के रिश्तों को जो तंत्र परिभाषित करता है, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से लक्ष्यों को हासिल करने में दोनों देशों की ओर से सक्रियता जाहिर की जाती है, ये तमाम वो बिंदु हैं जिन पर प्रभाव पड़ता है जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच की ये केमिस्ट्री नजर आती है। जो इन तस्वीरों में स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जिस गर्मजोशी के साथ मिले हैं। हमारे साथ इस वक्त विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, प्रभुदयाल जी जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक रह चुके हैं और साथ ही प्रोफेसर अंशु जोशी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और प्रभुदयाल जी, जब भी प्रधानमंत्री का विदेश दौरा होता है तो अमूमन ये केमिस्ट्री हमें लगभग सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ नजर आती है, लेकिन फ्रांस की अगर हम बात करें, किन मायनों में ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि राष्ट्रपति मैक्रों जिस तरीके का समय और जिस तरीके का सम्मान प्रधानमंत्री को देते नजर आए हैं, वो कहा जा रहा है कि एक मिसाल सी लगती है उसे देखने में। किसी और राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से, इस गहराई के साथ, इस गर्मजोशी के साथ फ्रांस में इतनी महत्ता दी गई हो कम देखने को मिलता है। ममता जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने कार्यक्रम में आपने बुलाया। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के बीच बहुत गर्मजोशी दिखाई देती है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि यही गर्मजोशी प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत से अन्य ग्लोबल लीडर्स के साथ भी हम देखते हैं। ये पर्सनैलिटी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की कि वो दूसरे देशों के प्रति ये दिखाते हैं कि भाई हम आपके प्रति मित्रता कायम करना चाहते हैं। और ये बात किसी पे ऐसा नहीं होता कि लोग इससे समझते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात का बहुत प्रभाव हो रहा है अलग अलग देशों में। लेकिन जैसा आपने ये कहा कि मैक्रों के साथ जो उनकी केमिस्ट्री है वो बहुत खास है। दोनों नेता एक दूसरे को बहुत आदर सम्मान देते हैं। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि 2023 के जुलाई में मैक्रों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था बैस्टिल डे परेड में। ये एक बहुत बड़ा ऑनर समझा जाता है। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले वर्ष जनवरी में रिपब्लिक डे परेड पर प्रेसिडेंट मैक्रों को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया था। तो दोनों नेता एक दूसरे के प्रति हमेशा ये दर्शाते हैं कि वो उनका बहुत आदर करते हैं और उनको बहुत महत्व देते हैं। और मेरा मानना है कि अगर दोनों देशों के रिश्तों में इतनी गर्मजोशी हम देख रहे हैं, इतनी उन्नति देख रहे हैं, तो ये जो हमारे दोनों लीडर्स हैं, इनकी नजदीकी की वजह से ये बहुत आसानी से हासिल हो रही है। जी, तो चलिए केमिस्ट्री से आगे इकोनॉमिक्स की बात भी कर लेते हैं। प्रोफेसर जोशी, अमूमन ये माना जाता है खासकर आजकल के कूटनीति के दौर में कि जिस तरीके का राष्ट्रवाद विश्व भर में फैल रहा है, उसके मद्देनजर
अपने स्वार्थ, जिनमें आर्थिक स्वार्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है, यही रिश्तों को परिभाषित करते नजर आते हैं। भारत और फ्रांस के बीच के रिश्तों की हम बात करें तो लगभग 13 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार, 11वें नंबर पे निवेशक है फ्रांस भारत में निवेश करने वाला। 750 से अधिक फ्रेंच कंपनीज यहां पर पहले से हैं। जो बिंदु परिभाषित करते हैं रिश्तों को, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो किस तरीके का आदान प्रदान दोनों देशों के लिए बेहतर तरीके के आधार देता नजर आ रहा है, जो हमें इस दौरे पर भी जिसकी नजर भी रहेगी। और सीईओ फोरम में भी हमने सुना पीएम ने किस तरीके से भारत कैसे अलग अलग मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है, इस बात को सामने रखा। ममता जी, पहले तो इस महत्वपूर्ण शो से मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ इतने वरिष्ठ को पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, प्रभुदया को भी मेरा नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है। और निश्चित तौर पर जब हम किन्हीं भी दो देशों के द्विपक्षीय संबंधों की बात करते हैं तो उसमें जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक डायमेंशन है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम आज की जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें सिर्फ टेरिटोरियल पावर और मिलिट्री पावर तक, यानी हार्ड पावर तक लिमिटाइज नहीं रह गए हैं। यदि हम आज की शक्ति की डेफिनेशन की परिभाषा की बात करें तो उसमें अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम भारत और फ्रांस के संबंधों के इतिहास की ओर देखते हैं तो दोनों ही देशों के बीच लंबे समय से प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, एक विश्वास का रिश्ता रहा है। फ्रांस वो देश रहा है जिसने भारत के परमाणु परीक्षण करने के बाद, जब अन्य देशों ने भारत पर सैंक्शंस लगाए थे या भारत के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण किया था, तब भी डटकर भारत के साथ खड़ा रहा था। और निश्चित तौर पर जब हम ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं दोनों ही देशों के बीच में, तो 13 बिलियन डॉलर से अधिक का दोनों ही देशों के बीच का भी व्यापार है। और इस व्यापार के जब हम अलग अलग एंगल्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत क्रिटिकल क्षेत्रों में दोनों ही देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उदाहरण स्वरूप हम डिफेंस कोलैबोरेशन को लें तो ये सुरक्षा का जो क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों ही देशों का बहुत आपस में विश्वास का और एक साझा साथ में आगे बढ़ते जाने का रिश्ता है। आज हमने घोषणाएं भी सुनी कि किस तरह से परमाणु क्षेत्र में दोनों ही देश अब आगे फिर और कुछ बड़ा काम करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जब दोनों ही देशों के बीच इस प्रकार के संबंध रहते हैं तो अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलती है। और आपने बहुत ममता जी कि आज की दुनिया में हर देश अपने आर्थिक स्वार्थ तो मैं नहीं कहूंगी पर उद्देश्यों को लेकर के चलता है। लेकिन जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इस एआई समिट को ही अगर हम चर्चा में ले आए तो किस प्रकार से वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, समाज, संस्कृति सभी को नया आकार दे रही है। तो निश्चित तौर पर अब जब हम दोनों ही देशों के बीच में यदि आर्थिक संबंधों की दृष्टि से देखें तो ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का जो क्षेत्र है, सुरक्षा का क्षेत्र है, परमाणु क्षेत्र है, सौर ऊर्जा की दृष्टि से हम यदि देखें, और यदि हम एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात को देखें तो वहां दोनों ही देश एक ही साझा बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री ने अपने इस एआई समिट के संबोधन में भी की है। तो निश्चित तौर पर भारत और फ्रांस के यदि हम आर्थिक संबंधों को देखें तो बहुत अच्छे चले आ रहे हैं। आगे कुछ नए ऐसे डायमेंशंस हैं जो नवाचार से जुड़े हुए हैं, जो ये टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, एआई से विशेषकर जुड़े हुए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। तो इन क्षेत्रों पे निश्चित तौर पर दोनों ही देश आगे और अच्छे से काम कर सकते हैं और हमें इसकी घोषणाएं भी मुझे लगता है कि अब लगभग सुनने में आएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और डिफेंस, रक्षा का क्षेत्र, हालांकि जो एक आम देशवासी है वो इस बात को रफेल के नाम से ही पहचान जाएगा कि अच्छा फ्रांस से हम ले रहे हैं, तो वो उससे भी रिलेट करता है। लेकिन रक्षा संबंधों में भी जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का एक कारक है जो बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है, वो भी दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे की संवेदनाओं को, महत्ताओं को भी समझते हैं। लेकिन प्रभुदयाल जी, आपसे मैं एक व्यापक स्तर की जानकारी लेना चाहूंगी। एक बड़े स्तर पर अगर हम भारत और फ्रांस के संबंधों को देखते हैं, किन मायनों में समानताएं सोच में, विचार में, अपने हितों को लेकर भी सामने नजर आती हैं? क्योंकि यही सोच मल्टीलेटरल या बहुपक्षीय मंच जो हैं, वहां भी फ्रांस भारत की ही तरह, और भारत का साथ देता तो नजर आता ही है, भारत की ही तरह सोच भी रखता है। और ये शायद एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो दो देशों की गहराई, संबंधों को गहराई देने में महत्वपूर्ण साबित होता है। ममता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं इस बात को ग्लोबल पॉलिटिक्स के संदर्भ में समझना चाहता हूं। देखिए, इस समय जो अंतरराष्ट्रीय ढांचा है
वो बहुत तेजी से बदल रहा है और विभिन्न देशों के बीच नई नई साझेदारियां और नए नए मंच आकार ले रहे हैं। इसमें भारत जो है वो विश्व में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज दुनिया के लगभग हर छोटे बड़े देश भारत के साथ अच्छी साझेदारी रखना चाहते हैं। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत के साथ अपने संबंधों को नया आयाम प्रदान करना चाहते हैं। इसी कड़ी में जो फ्रांस हमारे प्रति जो नीति दिखा रहा है, मैं उसको उसी में देखता हूं। फ्रांस जो है भारत की तरह एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑब्जर्व करता है। देखिए, जो रशिया यूक्रेन के वॉर में भी जिस तरह से फ्रांस ने नीति अपनाई, वो बहुत दर्शाती है कि फ्रांस बिलीव करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में। और भारत तो हमेशा से ये कहते ही आ रहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी ग्लोबल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे आधारित है। तो मेरे विचार में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे दोनों जो देश हैं उनकी नीतियां एक दूसरे से मिलती हैं और एक दूसरे को नजदीक लाती हैं। और इस संदर्भ में जो रिश्ते हैं वो और स्ट्रांग होते जाएंगे और कई कई नए क्षेत्रों में ये बढ़ते जाएंगे। ऐसे में प्रभु दयाल जी, चूंकि अब प्रधानमंत्री मार्सेई शहर में हैं, दक्षिणी फ्रांस का ये शहर है, आपसे जानना चाहेंगे क्या विशेषता है इस शहर की, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के ही कार्यकाल में हमने देखा है कि जो बाहर से विदेशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं हमारे विशेष अतिथि के तौर पर, उनको प्रधानमंत्री ने ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमें देश के अलग अलग शहरों में लेकर जाना चाहिए, और ये क्रम हमें लगातार देखने को मिलता रहा है। और राष्ट्रपति मैक्रो ने भी जयपुर में इसका अनुभव किया था। लेकिन इस बार राष्ट्रपति मैक्रो भी पेरिस से प्रधानमंत्री को मार्सेई लेकर आए हैं। क्या महत्ता है इस शहर की? देखिए, पहली बात तो अगर राष्ट्रपति मैक्रो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मार्सेई गए हैं, दर्शाता है कि वो भी कितनी अहमियत इस बात पे दर्शा रहे हैं कि मार्सेई एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो सकता है और होता जा रहा भारत और फ्रांस के संबंधों में। भारत जो है एक इंडियन कॉन्सुलेट जनरल खोलने जा रहा है मार्सेई में। इसका बहुत महत्व है। देखिए, कॉन्सुलेट जनरल वहीं खोली जाती है जहां पर आप रिश्तों पे जोर दे रहे हैं। बहुत से भारत के जो ओरिजिन के लोग हैं वहां भी मार्सेई के आसपास स्थित हैं। इसके अलावा देखिए, मार्सेई फ्रांस का सबसे बड़ा पोर्ट है और वहां पर बहुत से शिप्स आते हैं। तो शिप्स पे जो सेलर्स होते हैं, न सिर्फ भारत के शिप्स के पर दूसरे देशों के शिप्स में भी जो भारतीय नागरिक काम करते हैं, उनकी सहायता देना बहुत जरूरी होता है। अभी तक उनको पेरिस आना पड़ता था। अब अगर मार्सेई में एक कॉन्सुलेट जनरल होगी तो ऐसे लोगों की बहुत जल्दी से सहायता की जा सकती है। इसके अलावा देखिए, मार्सेई एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हम तो पीपल टू पीपल रिलेशंस प्रमोट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग फ्रांस के अलग अलग शहरों में जाएं और फ्रांस के लोग हमारे अनेक शहरों में आएं। तो इस वजह से भी मार्सेई का बहुत महत्व है। मार्सेई एक बहुत हिस्टोरिकल टाउन है और प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जो वॉर मेमोरियल है वहां जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दोनों विश्व युद्धों में भारत के जो सैनिक थे वो ब्रिटिश फोर्सेस के साथ जो लड़ रहे थे, उनकी वहां पर मौत हुई। और उनकी जो वहां पर कब्रें हैं, उनकी जो समाधियां हैं, उस पे जाके प्रधानमंत्री मोदी जी जो वहां पर आदर पेश करेंगे, उनको जो स्मृति पेश करेंगे, उनको इतना महत्व देंगे, उनको याद करेंगे। यही सब भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखिए, जो मार्सेई में प्रधानमंत्री मोदी जी मैक्रो साहब के साथ एक विजिट पे जाएंगे, वो जो आपने जिसका जिक्र किया था पहले कि वो बंदरगाह पर भी दौरा करेंगे, थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट है। इसका दौरा भी बहुत, बिकॉज हमारे जो फ्रांस के साथ जो अब एरियाज में कोऑपरेशन हो रहा है, और थर्मोन्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इस बात से भी ये बहुत अहमियत रखता है। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, मार्से जो है हमारे लिए एक सेंटिमेंटल रीजन भी है, क्योंकि वहां के लोगों ने वीर सावरकर का समर्थन किया था जब ब्रिटिश फोर्सेस उनको अरेस्ट करना चाहती थी, ले जाना चाहती थी, तो मार्से के लोगों ने वीर सावरकर का समर्थन किया था और उनके इस तरह से अरेस्ट करने पर प्रोटेस्ट किया था। तो इस बात से भी मार्से हमारे लिए बड़ा नजदीक है, हमारे दिलों में स्थित है। जी बिल्कुल, और ये महत्ता दिखाता है प्रधानमंत्री के इस दौरे की और जो अलग अलग बिंदु इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अंशु जोशी जी, ये जो हम बात करते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में मजार सेमेट्री में प्रधानमंत्री जाएंगे, वहाँ पे भारतीय सैनिक जिन्होंने अपनी जान बलिदान की प्रथम विश्व युद्ध में, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन हम ये पहले भी देख चुके हैं कि 2015 में भी जब प्रधानमंत्री गए तब भी उन्होंने आर्क द ट्रायम्फ में हमारे बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। फिर 2017 में हमने देखा लिल, जो एक शहर है फ्रांस का, वहाँ जाकर वो पहले प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये कदम उठाया, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की वहाँ पर भी स्मारक में। ये क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? क्या ये इन मायनों में देखा जाना चाहिए कि हमारे देश के लोगों को हमारे देश का इतिहास तो पता होता है, हमारे यहाँ जो गुमनाम नायक हैं उनको किस तरीके से हमारे सरकार ने किस तरीके से उन्हें आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन विदेशों में भी जिन जवानों ने, हमारे देश के ही जवानों ने जान गंवाई, उन पर भी हमारा ध्यान आकर्षित होता है जब प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निश्चित तौर पर ममता जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को इस चर्चा में उठाया है। आप यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की अलग अलग विदेश यात्राओं को देखें तो कहीं पर भी यदि भारत से जुड़े किसी शहीद का स्मारक या इस प्रकार के सैनिकों के यदि वहां पर कोई सिमेट्रीज हैं या इस प्रकार के कोई स्थान हैं, तो वो जाना नहीं भूलते और जा करके वो इन तमाम जो ये शख्सियतें रही हैं, इनको वो एक अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि जिस प्रकार से भारत में भारतीयों को अपने इतिहास के प्रति एक गर्व का, एक मान का भाव है, उसी प्रकार से जितने भी हमारे इस प्रकार के भारतीय जो विदेशी धरती पर शहीद हुए, किसी भी कारणवश शहीद हुए, ये तमाम वो शहीद हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई और तब भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था, हम ये भी ना भूलें। तो माननीय प्रधानमंत्री वैश्विक राजनीति के पटल से पूरी दुनिया को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, जो मुझे लगता है कि भारतवर्ष का वैश्विक राजनीति में आज से नहीं बरसों बरस से, हम यदि एक एंशिएंट हिस्ट्री से देखें तो एक बहुत लंबा और महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, योगदान रहा है। तो हम भारतीय होने के नाते हम तो अपने इतिहास को याद कर ही रहे हैं, हम पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से भारत ने मानवता की भलाई के लिए, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए वैश्विक पटल पर, विदेशी धरती पर भी कहीं ना कहीं जाकर अपना योगदान दिया है। और जो हम ये मार्सेल शहर की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ जोड़ दूं कि यहाँ से भी उन्होंने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी है, जो भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। ही ट्राइड एन एस्केप फ्रॉम दिस प्लेस। तो इस जगह का भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व है, तो उनको भी याद करना, सावरकर को याद करना माननीय प्रधानमंत्री नहीं भूले। और ये एक कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति से, हमारे इतिहास से दूसरे देश को भी जोड़ने की बात आ जाती है ममता जी। तो फिर इससे जो एक पीपल टू पीपल कनेक्ट तो स्ट्रांग होते ही हैं, इससे फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट भी स्ट्रांग होते हैं, आपसी मित्रता को बल मिलता है। एक आपसी जो एक हमारा एक कल्चर है, जिस प्रकार के कल्चरल वैल्यूज में फ्रांस विश्वास रखता है, उसी प्रकार की कल्चरल वैल्यूज में हम विश्वास करते हैं। और हम बार बार देख रहे हैं कि कैसे बेस्टिल डे परेड में 2023 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी, फ्रांस गए थे। उसी प्रकार से पिछले साल हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनके मैक्रो आए थे, उसके एक दिन पहले वो जयपुर भी गए थे। तो इस प्रकार के जो ये आपसी यात्राएं। अच्छा, मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ना चाहती हूँ, जो आपने एक प्रश्न किया था कि कैसे मार्सेई पेरिस से लेकर के गए हमारे प्रधानमंत्री को मैक्रो। तो ये जो एक शुरुआत है ना अलग अलग शहरों में ले जाने की दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, ये मुझे G20 से होती हुई नजर आती है। आपको याद होगा हमने चर्चा भी की थी कि कैसे G20 की जिस साल हमने मेजबानी की, तो हमने अलग अलग अपने टियर 2 और टियर 3 सिटीज को चुना, जहां पर वर्किंग ग्रुप्स की बैठकें हुई, जहां अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष गए, उन्होंने भारत की विविध संस्कृति का परिचय किया। उसी प्रकार से मुझे लगता है उसी तर्ज पर अब जब हम दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो इस प्रकार का एक ये सांस्कृतिक संबंधों को
प्रगाढ़ करने के लिए, और ये सांस्कृतिक संबंध फिर रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में। तो आप चाहे भारत और फ्रांस के बीच का स्पेस कोलैबोरेशन देखें, जहां हमारी स्पेस एजेंसी इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। आप चाहे डिफेंस के क्षेत्र में देखें तो एयरबस का और आप इनके जो कंपनीज के जो आपस में अभी काम चल रहा है, हेलीकॉप्टर्स पे काम चल रहा है, शक्ति इंजन पर काम चल रहा है, सबमरीन्स को लेकर के दोनों देश साथ में काम कर रहे हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं दोनों देशों के बीच। चाहे आप फिर आर्थिक संबंधों की ओर देखें, तो ये जो तमाम इतने महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटेजिक बिंदु हैं, आप इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की ओर देखें, जहां फ्रांस भारत को बहुत मजबूती से कहीं ना कहीं एक उसका साथ दे रहा है। आप यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स की बात करें तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर के रूप में जोड़ा जाए, इसकी यदि आप फ्रांस को देखें तो बहुत अपनी एक मुखर आवाज में बात कर रहा है। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक बिंदु हैं। तो जब आपस के सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं, दो देशों के बीच में विश्वास बढ़ता है, तो फिर वो आपसी बायलैटरल रिलेशंस ही नहीं, वो मल्टीलैटरल रिलेशंस और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर भी वो विश्वास नजर आता है। तो जो प्रधानमंत्री आज हमें मार्सेल से करते हुए दिखते हैं, इसका कहीं ना कहीं संबंध दोनों ही देशों के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस पर बहुत मजबूती के साथ पड़ेगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए जो भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनसे एक बड़ा संकेत जाता है, इसलिए उन सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्रभुदयाल जी, मैं ईटर की बात दोबारा करना चाहूँगी, जो थर्मोन्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जिसका दौरा आज प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी संवाददाता जैसिका सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। जैसिका, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पीएम का आज का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा? सबसे पहले वो मजाक सेमेट्री में जाएंगे, जहां पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक उस पोर्ट पे तैनात थे, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री यहां आएंगे, जो एक नया भारतीय दूतावास खुल रहा है मार्से पोर्ट सिटी में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। काफी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, कम से कम 10,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, 10,000 भारतीय लोग रहते हैं यहाँ पे, और अक्सर उनको कॉन्सुलर एक्सेस के लिए पेरिस जाना पड़ता था। अपने पिछले साल के दौरे में प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी इस दूतावास की, और इस बार इस साल वो उसका उद्घाटन हो रहा है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ ही देर में यहाँ पधार जाएंगे। उसके बाद जैसे कि आप चर्चा कर रही थी, वो ईटर जाएंगे, यानी कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर साइट। उसकी अपनी ही एक विशेषता है ममता जी, जैसे कि वो एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक प्रोजेक्ट माना जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें भारत ने 2006 में फॉर्मली ज्वाइन किया था, और अब तक न कि सिर्फ इंजीनियर्स और काफी सारे तरीकों से भारत ने उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी। बात करें ईटर के बारे में, तो वहां प्रधानमंत्री करीबन 40 मिनट वहां के इंजीनियर्स से मिलेंगे, और वहां देखेंगे कि भारतीय जितने इंजीनियर्स हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से इतने सालों में कितना काम किया है। बात करें उस 4000 टन क्रायोजेनिक मशीन की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रही है भारत की तरफ से, और अभी भी काफी सारा काम जारी है। और इसके बाद ईटर के बाद जैसे कि बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री अपनी अमेरिका यात्रा के लिए निकल जाएंगे। ममता जी जी, चूंकि आप कॉन्सुलेट जो नया खुलने वाला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, वाणिज्यिक दूतावास, चूंकि आप यहीं पर उपस्थित हैं जैसिका, तो जानना चाहेंगे आपसे, से भी आपने बताया कि लगभग 10,000 भारतीय यहाँ रहते हैं, लेकिन इस कॉन्सुलेट को लेकर कहा जा रहा है कि टोलूज एरिया, रॉन एल्प्स का पूरा एरिया, दक्षिण फ्रांस का, वहाँ जितने लोग रहते हैं, वंशी रहते हैं, भारतीय रहते हैं, उन सबको सेवाएं प्रदान करेगा। ये किन मायनों में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को तमाम सुविधाएं देने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है ये कॉन्सुलेट? जैसे कि आपने बताया कि काफी सारे नेबरिंग सिटीज भी हैं जहाँ पे हमारे भारतीय भाई बहन रहते हैं, और उन्होंने
काफी सालों से एक चर्चा में ये बात रखी है कि उनको कॉन्सुलर सर्विस के लिए बार बार पेरिस जाना पड़ता था, जो कि यहाँ से करीब कह लीजिए 500 किलोमीटर दूर है, तो वो काफी मुश्किलें होती थी भारतीयों को। उसको मद्देनजर रखते हुए इस भारतीय दूतावास का उद्घाटन आज होगा और काफी फायदेमंद रहेगा, ना कि यहाँ के लोगों को, बल्कि जो नए बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पे आएंगे उनको कई तरीके की सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। समझने वाली बात यह है ममता जी कि ये पोर्ट सिटी ऑफ मार्सेय आईमैक कॉरिडोर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। आईमैक कॉरिडोर यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको देखते हुए भी इसकी ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा और आगे चल के हम देखेंगे इसका प्रोग्रेस कैसे होता है। और जेसिका, जो यहाँ पर लोग आए होंगे भारतवंशी जो वहाँ उपस्थित होंगे इस अवसर पर, आपने कहा बहुत तादाद में यहाँ लोग भी आए हुए हैं, क्या प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से, वो किस तरीके से अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं? वो बेहद खुश है ममता जी कि ये एक कॉन्सुलर सर्विस उनको प्रदान की जाएगी। हालांकि उनको जो परेशानियां होती थी, उनको जो समय लगता था काफी दूर तक जाने में, अब उनको वो नहीं यात्रा करनी पड़ेगी और कुछ ही किलोमीटर दूर वो जाके कॉन्सुलर सर्विस का एक्सेस कर सकते हैं। और ये समस्याएं उन्हें काफी समय से आ रही थी। इसी कारण से प्रधानमंत्री ने अपने पिछले फ्रांस के दौरे में पिछले साल इसकी घोषणा भी की थी और इस साल इस कॉन्सुलेट का उद्घाटन हो रहा है। तो जैसे भारतीय मेरे उस तरफ खड़े हैं, मैं आपको दिखा नहीं पा रही, पर वो काफी खुश है और काफी उत्साहित है इस समय इस उद्घाटन के लिए और काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का। जी, तो हमें भी इंतजार रहेगा, बने रहिए हमारे साथ जेसिका। प्रभुदयाल जी, जब इस तरीके का कॉन्सुलेट खुलता है तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक उपस्थिति भारत के सरकार की वहां पर होती ही है, लेकिन इसके साथ इसके क्या ऐसे दूरगामी भी लक्ष्य होते हैं या आयाम होते हैं जो इसके साथ जुड़ जाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जहां जहां कॉन्सुलेट्स होती हैं वहां पे एक्टिविटीज बहुत सारी ऐसी आयोजित की जाती हैं जिनसे सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो पाता है। भारत की संस्कृति, भारत का आचार विचार, वो सब वहां पर और व्यापक स्तर पर फैलता नजर आता है जहां जहां कॉन्सुलेट्स होते हैं। इसमें और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें भी गौर करना चाहिए? देखिए, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जेसिका जी ने बिल्कुल सही कहा कि मार्से में जो कॉन्सुलेट खुल रहा है वो सिर्फ मार्से में जो एक्टिविटीज है उससे संबंधित ही नहीं रहेगा, ये पूरे रीजन में जो एक्टिविटीज होंगी उनसे भी ये जुड़ेगा। तो कॉन्सुलेट जो होता है उसकी बहुत इम्पोर्टेंट एक चलिए, आपको रोकना होती चाहेंगे प्रभुदयाल जी, इस वक्त सीधे दृश्य दिखा रहे हैं हम मार्सेई से। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे थे मार्सेई से, और अब से कुछ देर में इंतजार रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मज़ार जाएंगे, जिसके बाद कॉन्सुलेट आएंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि ये मार्सेई जो शहर है ये दक्षिणी फ्रांस का शहर है। प्रभुदयाल जी, आप अपनी बात आगे जारी रख सकते हैं। किस तरीके से इस शहर के साथ साथ दक्षिणी फ्रांस में भी भारत के लोगों, भारत की ओर से सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन कैसे व्यापार को आगे बढ़ाने में, लोगों की आवाजाही को और ज्यादा बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा? देखिए, मैं पहले बताना चाहूंगा, मैं न्यूयॉर्क में कॉन्सल जनरल था, दुबई में कॉन्सल जनरल था, तो मैंने ये देखा और इस पूरे प्रोसेस में भाग लिया कि पूरे रीजन में जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं, हमारी एक्टिविटीज होती हैं, उसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूं। कॉन्सुलेट जनरल का होना इस संदर्भ में बहुत अहमियत रखता है। जो मार्से में कॉन्सुलेट जनरल खुल रही है वो वहाँ के जो भारतीय नागरिक हैं या जो वहाँ पर पर्यटक आएंगे या जो सेलर्स आएंगे मार्से पोर्ट, उनकी तो सहायता कर ही सकता है। साथ ही साथ ट्रेड रिलेशनशिप और पूरी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। इसी वजह से वहाँ कॉन्सुलेट खोली जा रही है, क्योंकि इसका बड़ा ऑल इनकम्पसिंग कॉम्प्रिहेंसिव रोल होगा। फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते अब बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से ये जरूरी होता जा रहा है कि हमारी जो कॉन्सुलर प्रेजेंस है वो और फैले, क्योंकि अगर सिर्फ हम पेरिस में स्थित होकर कार्य करेंगे तो हमारी क्षमता आगे नहीं बढ़ सकती है। तो
तो मार्से में कॉन्सुलेट जनरल खुलना ये दर्शाता है कि हम फ्रांस के साथ अपनी रिलेशनशिप को और तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि ये ऑल इनकम्पसिंग हो, पूरी कंट्री में फैले और हमारा जो रोल है फ्रांस के प्रति वो और अच्छा होता जाए, फ्रांस के साथ हमारी फ्रेंडशिप बढ़े, हमारा कोऑपरेशन बढ़े। तो इसी वजह से ये कॉन्सुलेट जनरल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। जी, और अंशु जोशी जी, ऐसे में पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात, यहाँ पे दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको सीधे फ्रांस से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे हैं मजाक सिमेट्री। ये वो स्थान है जहां प्रथम विश्व युद्ध में भारत की ओर के सैनिक जिनका वहाँ पे जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनका यहाँ पर मेमोरियल बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, जहाँ हमारे वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए, उन्हें यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री कमीशन के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है और प्रथम विश्व युद्ध में जिन भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, ये स्मारक उन्हीं को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं हमारे देश के उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्हें हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास के पन्नों को खंगाल कर इन्हें पुनः अपनी स्मृतियों में जीवित कर इनके बलिदान को सलाम करने का ये अवसर। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल जी, आपके शब्दों में इन दृश्यों की महत्ता को आप कैसे रेखांकित करेंगे? देखिए, मेरी आंखों में तो नमी है, क्योंकि मैं हमारे जो सैनिक मरते हैं, अपनी जान देते हैं, उनके प्रति मेरे लिए बहुत सद्भावना है, बहुत इज्जत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से जाके उनको इज्जत दे रहे हैं और इस वॉर सेमेट्री में उनकी उपस्थिति मुझे बहुत भावना से भर रही है, क्योंकि वो भी ये दिखा रहे हैं कि हम कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं अपने उन सैनिकों की जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं देश की सेवा में। और जो भी जिस इज्जत हम ऐसे हम लेट सोल्जर्स को दे सकते हैं स्मारक, वो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि इज्जत देने से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ होती नहीं। और जो ये लेट सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइव्स दी हैं, कुर्बान की हैं, उनको तो श्रद्धांजलि देना बहुत ही बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो जेस्चर है, ये जैसा मैंने कहा मेरी आंखों में नमी ला दे रहा। जी, तो ये मजाक इंडियन मेमोरियल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 1925 में इसे बनाया गया था और 1914 से 1918 ये वो वर्ष थे जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही मार्साई में ही भारतीय सैनिकों का बेस था और कॉमनवेल्थ फोर्सेस में जो सेना के अधिकारी और जवान यहाँ मारे गए थे, उन्हें इसी सिमेट्री में, मजाक वॉर सिमेट्री में ही उन्हें दफनाया गया था। लगभग 9000 स्क्वायर मीटर्स में फैली हुई है ये सिमेट्री और मजाक इंडियन मेमोरियल में भारत के जो सैनिक जिन्होंने शहादत दी, उन्हें उनका यहाँ स्मारक बनाया गया है। और कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन की वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखें तो आप पाते हैं कि युद्ध में शहीद 17 लाख वीर जवानों का यहाँ पूरा डेटा सेव किया गया है। आप किसी भी जवान की डिटेल्स यहाँ डालकर आप उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये मजाक इंडियन मेमोरियल जहाँ प्रधानमंत्री का पहुँचना, अंशु जोशी जी, जहाँ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये यूँ इस तरीके से श्रद्धांजलि देना 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से इन वीर जवानों के बलिदान को सलाम कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री। निश्चित तौर पर ये बहुत भावुक कर देने वाले क्षण है ममता जी, और
ये तमाम उन भारतीय शहीदों की शहादत को हमारे माननीय प्रधानमंत्री पुनर्जीवित कर रहे हैं, उन्हें सलाम दे रहे हैं और तमाम 140 करोड़ भारत वासियों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और अपनी जान गंवाई थी। यदि हम इतिहास को खंगाल कर देखें तो 10 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। और तब मैं फिर आपको याद दिला दूं कि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, पर तो हमारे ये जितने भी सैनिक हैं इनकी शहादत को हम भुला नहीं सकते, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, नमन किया जा रहा है। और इसी की स्मृति स्वरूप हम कहें कि जो ये घोषणा की गई है, अभी से कुछ देरों में हम भारतीय दूतावास का इस फ्रांस के इतने महत्वपूर्ण शहर में उद्घाटन होते हुए देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक स्मृति चिन्ह के रूप में हमारे सामने रहेगा। और ये किसी भी भारत वर्षी के लिए यदि आप देखें तो आप ये गौरव के भी क्षण है, लेकिन भावुक कर देने वाले भी क्षण है, क्योंकि भारत की जो धरती है वो वीरों की धरती रही है, वीरता की धरती रही है। लेकिन हमने कभी अग्रेशन के तलवार के जोर पर जाकर किसी दूसरे देश पर आक्रमण या कहीं जाकर हमने इस प्रकार से युद्ध की स्थिति हमने कभी निर्मित नहीं की। पर जब इस तरह की स्थितियां बनी तब भारत के वीरों ने डटकर आक्रमणकर्ता का सामना भी किया है। तो एक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भी मन में आ रही हैं, और जब हम अपने इतिहास को देखते हैं, चाहे हम अपने एंशियंट हिस्ट्री की ओर नजर डालें या फिर हम अपने मिडिवल हिस्ट्री को देखें, हम अपने आधुनिक इतिहास को देखें, तो एक भारत की जिस प्रकार की इमेज है, भारत को जिस प्रकार के देश के रूप में पूरा विश्व जानता है, वो एक पूरे एक वैश्विक स्तर पर शांति, भलाई और सुरक्षा को चाहने वाले देश के रूप में जानता है। तो अभी जो नजारा मैं देख रही हूँ, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री वीरों को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सभी के लिए ये गौरव के भी क्षण हैं। हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करें, ये वे क्षण भी हैं, और भावुक कर देने वाले क्षण तो ये हैं। अंशु जी, एक बार दर्शकों को एक बार पुनः ये दृश्य दिखाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ते हुए भारत के सैनिकों ने अपनी जान दी। उनकी शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी 2015 में लिल में भी नोवो चैपल वॉर मेमोरियल में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां भी उन्होंने इन 10,000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वहां जाकर हमारे देश के वीर बलिदानियों को उनकी शहादत के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और उसके पहले भी हम जानते हैं कि किस तरीके से 2017 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्क डे ट्रायम्फ पहुंचकर राष्ट्रपति मैक्रों के साथ इन्हीं भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ते हुए अपनी जान बलिदान कर दी थी। और जब लिल पहुंचे थे प्रधानमंत्री तो वहाँ की विजिटर्स बुक में आप देख सकते हैं दृश्य कि प्रधानमंत्री इस स्मारक का दौरा कर रहे हैं
और जो वीर सैनिक जिन्होंने अपने प्राण गंवाए थे उनके आगे फूल रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और विजिटर्स बुक में इस वक्त अपने विचार अंकित करते हुए प्रधानमंत्री, और 2015 में जब लिल में प्रधानमंत्री पहुंचे थे नव चैपल में, तो नव चैपल भारतीय स्मारक में उन्होंने ये शब्द अंकित किए थे, प्रथम विश्व युद्ध में विदेशी भूमि पर लड़ने वाले हमारे सैनिकों ने समर्पण, वफादारी, साहस और बलिदान के लिए दुनिया की प्रशंसा हासिल की है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। नव चैपल में भारतीय स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। और उस वक्त वहाँ जितने भारतवंशी उपस्थित थे तब उन सब ने नारे लगाए थे, शहीद अमर रहें। और कुछ वैसे ही दृश्य आज हमें मार्सेई में मज़ार्क वॉर सेमेट्री में देखने को मिल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं इन्हीं वीर बलिदानियों को सलाम करने के लिए, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और आज भारत के 140 देशवासी, 140 करोड़ देशवासी जिनकी ओर से उनकी संवेदनाओं को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त विजिटर्स बुक में अपने विचार अंकित कर रहे हैं। एक बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि जो प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ दी गई, जो इस बात की भी अहमियत को रेखांकित करता है कि किस तरीके से दूसरे देशों के इतिहास के पन्नों में भी हम भारतवासियों के नाम अंकित हैं और किस तरीके से उनके बलिदान को वो देश भी महत्व देते हैं। और इसीलिए उनके बलिदान को आज भारतवंशियों के द्वारा भी याद किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभुदयाल जी, यहाँ जो मैंने अभी शब्द सुनाए, जब लिल में गए थे प्रधानमंत्री तब उन्होंने हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए ये शब्द अंकित किए थे। आज पुनः प्रधानमंत्री के जब हम दृश्य देख रहे हैं कि वे विजिटर्स बुक में यहाँ मार्सेई शहर में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण दक्षिणी फ्रांस का शहर है, यहाँ पर भी मज़ार्क वॉर सेमेट्री में जाकर अपने विचार लिख रहे हैं। कुछ ऐसे ही भाव एक बार पुनः सामने आते नजर आएंगे। देखिए, एक कहावत है that a picture can speak more than 1,000 words। तो ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं ये इतने भावुक हैं कि इनको हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बड़ा जेस्चर है कि हमारे जो सैनिक रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उनको जाके इस तरह से श्रद्धांजलि दी है। मेरे विचार में पूरे भारतवर्ष में इसकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है कि उन्होंने वक्त निकाला इतने अच्छे काम के लिए। और मेरे विचार में प्रधानमंत्री हमेशा ऐसा करते हैं, हमेशा जो है हमारे जो फॉर्मर सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं उनको इज्जत देते आ रहे हैं। इसमें प्रभुदयाल जी, आपने कहा एक तस्वीर हजारों शब्दों से अधिक बयां करती है। ऐसे में इस तस्वीर में प्रधानमंत्री का वहां जाना, अपने देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना, लेकिन राष्ट्रपति मैक्रों का भी उनके साथ यहाँ उपस्थित होना, ये भी बड़े संकेत देता है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ राष्ट्रपति मैक्रों का साथ होना और हर स्टेप पे साथ चलना, उन्होंने एक फूल चढ़ाया, उन्होंने एक फूल चढ़ाया, ये दिखाते हैं इस बात को कि भाई राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी जी में कितने घनिष्ठ कैसे घनिष्ठ संबंध है और दोनों देशों के विचार कितने मिलते हैं कि राष्ट्रपति मैक्रों ने इतना वक्त निकाला एक बिजी वर्किंग डे पे कि आके उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो हमारे जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, जिन्होंने कुर्बानी की, उनको इस तरह से श्रद्धांजलि दी है। मेरे विचार में ये जेस्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी जो रेलेवेंस है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में भी दर्शाती है। जी, अंशु जोशी जी, आपके विचार। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि मैं एक नेता के रूप में, मैं एक देश के रूप में आपके साथ, आपके देश के साथ पूरे विश्वास के साथ खड़ा हूं, जुड़ा हूं। तो मुझे तो इसी प्रकार की एक भावना दिखाई पड़ी जब मैक्रों ने मोदी जी के साथ साथ चलते हुए न सिर्फ भारतीय शहीदों को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वहां उनके साथ बराबर वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है
और इस संदेश के पीछे फिर इन दोनों देशों की प्रगाढ़ मित्रता को और दोनों नेताओं की प्रगाढ़ मित्रता को तो हम समझे ही, हम साथ में इस महत्वपूर्ण भावना को भी समझें जो आज मैक्रो ने प्रदर्शित की है कि वो भारत के शहीदों का, भारत की शहादत का और भारत का जो प्रथम विश्व युद्ध में एक योगदान रहा है, जिसे कहीं ना कहीं दुनिया ने कभी उस तरह से गिना नहीं, याद नहीं किया, उसका वे बहुत सम्मान करते हैं। तो उसी सम्मान के साथ उन्होंने हमारे शहीदों को आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अब दूतावास भी का भी आज इनॉग्रेशन होने जा रहा है जी। और कंधे से कंधा मिलाकर देखिए वो मोदी जी के साथ नजर आ रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ममता जी, फिर मुझे यही लगता है कि जब इस प्रकार से दो नेता और दो जी। देश जब साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों पर, बहुपक्षीय संबंधों, बहुपक्षीय जो मंच हैं उन पर और वैश्विक राजनीति पर ऑल इन ऑल एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम सभी वैश्विक इतिहास को जानते हैं, फ्रांस एक यूरोप का बड़ा महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश रहा है। हम जानते हैं भारत किस तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन था, एक कॉलोनी था, और भारत ने अपनी स्वतंत्रता को लेकर के बड़ा लंबा संघर्ष जी, किया है। बिल्कुल। और ये तमाम दृश्य कहीं ना कहीं हमारे हमें हमारी भी संवेदनाओं और भावनाओं को इसी तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब वहाँ जा रहे हैं तो जाहिर है कि भारत को वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तो भारतवासियों की भी भावनाओं को वहाँ इस तरीके से हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, भारतवासियों की ओर से इन सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए 10,000 ऐसे वीर सैनिक, भारत के सैनिक जिन्होंने फ्रांस के लिए लड़ते हुए वहाँ पर अपनी जान बलिदान कर दी, और उन्हीं का स्मारक बना है ये मज़ाक वॉर सिमेट्री जहाँ उन्हें दफनाया गया। और इसी वॉर सिमेट्री में जो मार्सेई शहर में ही है, दक्षिणी फ्रांस का शहर, और ये वो शहर है जो बेस था भारतीय सैनिकों का। ये दृश्य सीधे ये दृश्य आप देख रहे हैं जो मार्सेई में नया भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खुलने जा रहा है। उसी अवसर पर बड़ी संख्या में भारतवंशी वहां पहुंचे हुए हैं, तिरंगा लहराते हुए मोदी मोदी के नारों के साथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग पूरे जोश के साथ यहाँ उपस्थित हैं, और राष्ट्रपति मैक्रों भी प्रधानमंत्री के साथ इस अवसर पर उपस्थित। अब से कुछ ही देर में इस वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, और मार्सेई के जितने भारतवंशी हैं यहाँ वो उपस्थित हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या बच्चे, सभी यहाँ आए हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, क्योंकि ये वाणिज्यिक दूतावास इनके लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उनके देश के प्रधानमंत्री का उनके बीच उपस्थित होना, ये उनके जोश, उनके उत्साह में स्पष्ट नज़र आ रहा है। और तिरंगे लहराकर, तिरंगे की ही 3 रंगों की ही पगड़ी पहनकर अपने भाव भंगिमाओं को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं ये तमाम भारतवंशी, क्योंकि भारत और फ्रांस के गहरे संबंध और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच के भी प्रगाढ़ संबंध इन भारतवंशियों के जीवन को भी सुविधाएं देने की बात करें या आगे बढ़ने की बात करें, तमाम अवसर उपलब्ध कराते हैं, उसकी भूमिका, उसका आधार तैयार करते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ, फ्रांस के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया है, ये संबंध हमें विभिन्न क्षेत्रों में नज़र आते हैं कि किस गहराई को हम विभिन्न क्षेत्रों में छू रहे हैं। और जितने भारतवंशी वहाँ काम करते हैं, फ्रांस में रहते हैं, उनके लिए उनके फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत के प्रति सम्मान, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जो सम्मान दिया जा रहा है, ये भारतवंशियों के लिए भी सम्मान की बात है, उनके लिए भी गौरव की बात है। और यही एक सोच है जो जिस तादाद में ये भारतवंशी यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं, जब मार्सेई में नया वाणिज्यिक दूतावास खुलने जा रहा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 2023 में ही कर दी थी,
आज उनके लिए भी एक बड़ा अवसर है। ये एक नया कॉन्सुलेट खुलना इस बात को भी दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते और गहराई से परिभाषित किए जा सकते हैं, क्योंकि जितने कॉन्सुलेट खुलते हैं उसके आधार पर ही फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों में भी भारतीयों का वर्चस्व बढ़ता है, भारतीय व्यापार बढ़ता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ता है। और इन मायनों में देखें तो ये कॉन्सुलेट मात्र एक वाणिज्यिक दूतावास ही नहीं है, बल्कि यहाँ के माध्यम से जो विभिन्न गतिविधियाँ आगे बढ़ेंगी वो भारतीयता को भी यहाँ पर और गहरी पैठ दिलाती नजर आएंगी। तो सेल्फीज खींचते हुए प्रधानमंत्री के साथ अपने मोबाइल फोन में प्रधानमंत्री के साथ इन क्षणों को कैद करने का एक प्रयास करते हुए तमाम भारतवंशी और इनके चेहरे की मुस्कान और मोदी मोदी के नारे ये दिखाते हैं कि ये किन संवेदनाओं के साथ, किन भावनाओं के साथ आज यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हैं। पारंपरिक पोशाक पहने और अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में भारतवंशी यहाँ मार्सेई शहर में वाणिज्यिक दूतावास के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आए हुए हैं। और भारतवंशियों की खुशी, उनके मुस्कान और उसकी छाप राष्ट्रपति मैक्रों के चेहरे पर भी नजर आती है। और दोनों राष्ट्राध्यक्ष जो भारतवंशियों के इस उत्साह से स्वयं भी खुशी से लबरेज नजर आते हैं। और ये भारतवंशी जो प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाने और राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भी हाथ मिलाने का प्रयास करते हुए बच्चों को कंधे पर बिठाकर, क्योंकि ये क्षण वो क्षण है जो इन्हें याद रहेगा जब प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ आए थे इस कॉन्सुलेट का उद्घाटन करने के लिए, और इसी क्षण को अपनी स्मृतियों में कैद करने का प्रयास करते हुए ये सभी भारतवंशी इस वक्त नजर आ रहे हैं। भारत और फ्रांस दोनों ऐसे देश हैं जिनके घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, और प्रधानमंत्री का मज़ार वॉर सिमेट्री के बाद यहाँ कॉन्सुलेट के उद्घाटन के लिए आना भी इस बात को दिखाता है कि जो इतिहास में जड़ें दोनों देशों की जुड़ी हैं वो आज को भी परिभाषित करती नजर आ रही हैं, वर्तमान को भी परिभाषित कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों दोनों एक साथ कॉन्सुलेट का उद्घाटन करने के लिए पधार चुके हैं इस नए वाणिज्यिक दूतावास परिसर में, जहां भारी संख्या में भारतवंशी भी उपस्थित हैं। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और जरा गौर करिए जो गा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री का ही नारा लगा रहे हैं। हमारी संस्कृति के रंग यहाँ बिखर रहे हैं और इन ढोल नगाड़ों में के साथ ही न केवल आमजन में जोश, बल्कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रों जिस तरीके से इनसे मिल रहे हैं और देख रहे हैं वो दिखाता है कि ये सभी हमारे दोनों देशों के रिश्तों को एक आधार देते नजर आ रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे विचार हम जानते हैं। मोदी जी की तस्वीर बनाकर भारत के रंगों में सजे हुए भारतवंशी इस कॉन्सुलेट नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन अब से कुछ ही पलों में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रपति मैक्रों का इस अवसर पर उपस्थित होना ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्तों को कितनी महत्ता देता है फ्रांस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ इस वक्त मार्सेई में वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन करते हुए। It is my great privilege to welcome His Excellency the President, Mr. Emmanuel Macron, and our esteemed Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. We are deeply honored by your presence here today, sir. May I kindly request the esteemed dignitaries to press the buzzer simultaneously and formally open the Consulate General of India in Marseille. By your presence here today, sir.
May I kindly request the esteemed dignitaries to press the buzzer simultaneously and formally open the Consulate General of India in Marseille. तो इसी के साथ फ्रांस में दूसरा भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ। Thank you, sirs. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में दूसरे भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ संयुक्त रूप से बटन दबाकर पट्टिका का अनावरण करते हुए।
तो फ्रांस में रहने वाले भारतवंशियों के लिए आज एक ये तोहफा है जो प्रधानमंत्री ने उन्हें दिया है, जब दक्षिणी फ्रांस में अब ये भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और उस पट्टिका पर आज की तिथि भी अंकित की गई है और दोनों राष्ट्राध्यक्षों का नाम भी यहाँ अंकित है, जिसके बाद अब पेरिस के बाद ये फ्रांस में भारत का दूसरा कॉन्सुलेट होगा और दक्षिणी फ्रांस के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सुविधा मिल पाएगी। और ये कॉन्सुलेट जिसके माध्यम से अब विभिन्न गतिविधियों को और रफ्तार मिल पाएगी, भारत और फ्रांस के संबंधों को भी प्रगाढ़ करने में ये कॉन्सुलेट अहम भूमिका अदा करता नजर आएगा, क्योंकि दक्षिणी फ्रांस में जो जो सुविधाएं चाहिए, जो जो परमिशंस चाहिए, वो सब अब इस कॉन्सुलेट के माध्यम से मिल पाएंगी, जिससे न केवल लोगों के ही समय की और पैसे की बचत होगी, बल्कि साथ ही ये गतिविधियों को भी और विस्तार मिल पाएगा। ये दृश्य जब कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। Honored guests, honored guests, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करते हुए, और कुछ ही देर पहले ये उद्घाटन हुआ है जब दोनों नेताओं ने बटन दबाकर पट्टिका का अनावरण किया। और ये पट्टिका जिसमें आज की तिथि अंकित है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान बने हुए हैं प्रभुदयाल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और प्रोफेसर अंशु जोशी जेएनयू से इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्टडीज से। प्रभुदयाल जी, सबसे पहले आपके विचार, आपकी भावनाएं आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो तो है ही, लेकिन राष्ट्रपति ने स्वयं हाथ उठाकर प्रधानमंत्री का अपना जोश भी व्यक्त किया। कुछ ऐसे पल भी देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए दोनों नेताओं के बीच में कितने घनिष्ठ संबंध है, कितनी दोस्ती है, कितनी गर्माहट है, ये तो साफ स्पष्ट हो रहा है इन दृश्यों से।
और मेरे विचार में ये दोस्ती और बढ़ती जाएगी, क्योंकि दोनों लीडर्स इस बात पे जोर दे रहे हैं कि किस तरह से भारत और फ्रांस के संबंध और आगे बढ़ाए जाएं। साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, देखिए वहां पर जो उपस्थित भारतीय नागरिक हैं उनमें कितनी गर्मजोशी है, कितना प्यार वो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और कितनी इज्जत राष्ट्रपति मैक्रो के लिए। तो ये इस बात से मैं ये समझता हूं कि ये जो भारतीय समुदाय वहां पर इंडियन कम्युनिटी, ये दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है दोस्ती का, अ ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप। और जिस तरह से देखिए अभी आप दिखा रहे हो वो एक साफा पहन के और अच्छे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गा रहे हैं, इमोशनल सॉन्ग्स गा रहे हैं, ये दर्शाता है कि जो ये कम्युनिटी है ये फ्रांस में लॉयल है, वहां के उद्देश्यों के लिए वहां पर काम कर रही है, साथ ही साथ भारत के लिए कितना ज्यादा प्यार रखती है। तो जैसा मैंने कहा ये दोनों कंट्रीज के बीच में एक ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप है, और इसी बात से वो इतनी बड़ी संख्या में इतनी सर्दी में भी देखिए वहां पर उपस्थित हैं और दोनों नेताओं से इतनी ज्यादा उनके दोनों नेताओं के प्रति इज्जत दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी और मैक्रो भी देखिए कितने प्यार से भारतीय समुदाय से पेश आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि देखिए दोनों नेताओं की सोच में कितनी एक ही है, कितनी सोच उनकी मिलती है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि दोनों देशों के रिश्ते जो हैं अब बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी प्रोफेसर अंशु जोशी, जब भी ऐसे कुछ दृश्य सामने आते हैं तो हर एक दृश्य पर निगाह जाती है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, त्योहार से कम नहीं था ये अवसर भारतवंशियों के लिए। और मजेदार बात जो देखने को आई वो ये भी कि जब वो गाना गा रहे थे साफा बांध के, तो फ्रेंच में भी उन्होंने गाना सुनाया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पहले राष्ट्रपति मैक्रो को फ्रेंच में गाना सुनाया, उसके बाद हिंदी में उसको गाया। तो ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण है भारतवंशियों की ओर से, जिस तरीके का स्नेह दोनों राष्ट्राध्यक्षों को दिखाया गया। निश्चित तौर पर ममता जी, और मैं आपका और दूरदर्शन का सबसे पहले तो आभार व्यक्त कर दूं कि जब जब ऐसे ऐतिहासिक क्षण होते हैं तो आप मुझे जोड़ लेते हैं और मैं इन ऐतिहासिक क्षणों की साक्षी बन पाती हूं, और एक भारतवासी होने के चलते मुझे बहुत गौरव का अनुभव होता है। तो ये गौरव के पल हैं, ये बहुत आनंदित आह्लादित कर देने वाले पल हैं। और मुझे सबसे आनंदित किया उस दृश्य ने जब तिरंगा साफा पहने एक भारतवासी ने मैक्रों को इतना सुंदर गाना फ्रेंच में और हिंदी में सुनाया, और ये उस सांस्कृतिक चेतना का एक वाहक के रूप में हम न सिर्फ इस भारतवासी को देख सकते हैं, इनके यदि प्रतीक के रूप में हम देखें तो आज भारत और फ्रांस के बीच में जिस प्रकार के प्रगाढ़ और विश्वास के संबंध हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे आज जो इस इतनी ऐतिहासिक फ्रांस के शहर में मार्से सिटी में जो ये वाणिज्यिक दूतावास का इनॉग्रेशन किया गया है, तो इसके माध्यम से कैसे दोनों ही देश एक दूसरे की संस्कृतियों के माध्यम से अपना हाथ थाम करके रणनीतिक स्तर पर आगे बढ़ेंगे और वैश्विक राजनीति को सकारात्मक योगदान देंगे। यदि हम अपने सामने का दृश्य देखें तो वहां जितने भी भारतवंशी हैं उनका मोदी जी के प्रति, मैक्रो के प्रति प्रेम हम देख पा रहे हैं, उत्साह उल्लास देख पा रहे हैं। ये सिर्फ दूतावास खुलने की खुशी नहीं है, अपने प्रिय नेता को अपनी ही वहां जहां जिस धरती पर वे काम कर रहे हैं वहां पर उपस्थित पाकर वे सब आनंदित हैं। और इस प्रकार के दृश्य हम अमूमन हर उस जगह देखते हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और भारतवंशियों से मुलाकात करते हैं। तो ये वाणिज्यिक दूतावास जो है अपने आप में प्रतीक है कि कैसे दोनों ही देश एक संस्कृति के माध्यम से, साझा कहीं ना कहीं इतिहास के माध्यम से और एक जैसे सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से आपस में बंधे हैं। कैसे इंडियन डायस्पोरा को मजबूत करने के लिए, और यदि हम अलग अलग भारत और फ्रांस के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे हम आईमेक को ही देखें, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसकी मैंने बात भी कही, तो यदि हम उसकी ओर भी देखें तो ये दूतावास एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना देने वाला है। न सिर्फ यहां से भारतीयों को एक सहजता, सुलभता होगी इस दूतावास के खुलने से, आप देखिए कहीं ना कहीं फ्रांस को भी इससे बहुत फायदा होगा। तो हम जब भी किसी देश के दूतावास को देखते हैं, दूसरे देश की संस्कृति के वाहक के रूप में वो दूतावास काम करता है, तो यहाँ पर आप देखिए इससे पीपल टू पीपल कनेक्ट कहीं ना कहीं सुदृढ़ होंगे, लोगों को आसानी तो होगी ही होगी, इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टू पीपल कनेक्ट्स भी आसान होंगे। और इसकी वजह से आप देखें तो दोनों ही देशों की, यदि आप अर्थव्यवस्था को
देखें और आर्थिक संबंधों की ओर देखें, यदि दोनों देशों के बीच के राजनीतिक संबंधों की ओर देखें, यदि अलग अलग, जैसे मैंने आईमेक का नाम लिया, जो इस प्रकार के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे भारत और फ्रांस साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, उसकी ओर देखें, तो निश्चित तौर पर इन सभी को गति मिलेगी। और ये तमाम गतिशीलता के साथ साथ एक कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो तो एक नए आयाम को हमें छूते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। तो ये देखना, ये दृश्य बड़े सुखद हैं ममता जी, और बहुत ही गौरवपूर्ण है। और ये भी कह सकते हैं कि ये दृश्य इनको जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है वहां पर, उनका बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर फ्रांस को अपनी कर्मभूमि बनाया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का विकास किया है उसी के कारण आज भारत उन्हें एक नया वाणिज्य दूतावास दे रहा है, क्योंकि उनकी ओर से डिमांड थी और ये डिमांड उन्होंने अपने मेहनत के बल पर अर्जित की। निश्चित तौर पर। और ममता जी, यहाँ पर हम सिर्फ फ्रांस के भारतवंशियों को ही नहीं, हम पूरे विश्व के अलग अलग देश में जो भारतवंशी रह रहे हैं, हम उनके जज्बे को सलाम कर लें, आज नमन कर लें। आप अमेरिका का उदाहरण देख लीजिए, किस प्रकार से भारतीय डायस्पोरा ने वहां पर अपनी पहचान बनाई है, अपनी जगह बनाई है, और एक बड़ी सकारात्मक जगह है ये। तो ये हमारे जो भारतवंशी किसी भी देश में जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप फ्रांस को देखें, आप ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को देख लें, आप इटली में रह रहे भारतीयों को देखें, आप ऑस्ट्रिया में जाइए, पोलैंड जाइए, सिंगापुर, ये तमाम, अगर हम एशिया के देशों की तरफ आए, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के देशों में जाकर देखिए, आप लैटिन अमेरिका के देशों में जाइए, आप अफ्रीका के देशों में जाकर के देखिए, ये तमाम भारतवंशी न सिर्फ जिन देशों में रहते हैं वहां की अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करते हैं, तरक्की के नए आयाम छूते हैं, ये फिर अपना जो पेरेंट नेशन है, अपनी मातृभूमि है, उसको भी कहीं ना कहीं अपना आर्थिक और एक बड़ा सुदृढ़ डायस्पोरा से जुड़ा हुआ योगदान देते हैं, कि ये भारत को उन देशों में सशक्त बनाते हैं, ये भारत की ब्रांड इमेज उस देश में एक कहीं ना कहीं बनाते हैं। तो आप अमेरिका में देखिए कि भारत की ब्रांड इमेज किस तरह की है, कि भारत एक वैश्विक शांति, सुरक्षा और भलाई के लिए काम करने वाला देश है। भारतवासी बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं, बहुत ही कौशल युक्त लोग होते हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं भारत के, और शांति प्रिय लोग होते हैं, दे आर नॉन वायलेंट। तो यही आप फ्रांस में भी देखिए कि जो ये तमाम भारतवंशी हैं, इन्होंने अपने बलबूते, न सिर्फ अपनी संख्या के जोर पर, संख्या में ये भले ही कम हो, पर इन्होंने जिस तरह का योगदान फ्रांस की अर्थव्यवस्था को दिया है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं फ्रांस की सरकार को लगा कि यहाँ पर एक दूतावास खुलना चाहिए। और न सिर्फ ये भारतवंशियों की जो हमें खुशी देख रहे हैं, ये सिर्फ भारतवंशियों के लिए ही प्रसन्नता का विषय नहीं है, फिर कहूंगी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए आज एक बहुत नया अध्याय शुरू हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण आयाम। जी प्रभुदयाल जी, एक बात भारत और फ्रांस के संबंधों में जो महत्वपूर्ण है कि जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, तभी हमारे राजनीतिक संबंध भी बंध गए थे फ्रांस के साथ। 2047 में जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, तब भारत फ्रांस संबंधों के भी 100 साल मनाए जाएंगे, और उस क्षण को सही दिशा में हासिल करने के लिए लक्ष्यों को भारत और फ्रांस दोनों उस 2047 का एक रोड मैप लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये भी ये दिखाता है, एक उदाहरण है ये, कि दोनों देशों की सोच एक ही दिशा में है, लक्ष्य समान है, और उनको मिलकर हासिल करने के लिए भी दोनों देश प्रतिबद्ध हैं, फिर चाहे वो द्विपक्षीय संबंध हो या फिर वो वैश्विक पहल, जिसका एक उदाहरण हमें कुछ ही देर में ईटर में देखने को सामने आएगा, जब थर्मो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें भारत भी इस वैश्विक पहल का महत्वपूर्ण भागीदार है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सन 1947 से ही अगर हम देखें तो भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं वो और दिन पर दिन नजदीक होते जा रहे हैं, और इसकी कई वजह हैं। एक तो देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि फ्रांस उन वैल्यूज पे विश्वास दिखाता है जो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वैल्यू सिस्टम्स काफी मिलते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत है। हमने फ्रांस के 6 राष्ट्रपतियों को 6 बार हमने भारत में रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया है। ये छोटी बात नहीं है, ये दर्शाता है कि हम फ्रांस के प्रति कितनी इज्जत रखते हैं। फ्रांस भी इस तरह से हमें इज्जत दर्शाता है और इज्जत देता है। तो अब बहुत से ऐसे क्षेत्र हो गए जिसमें हमारा कोऑपरेशन
आगे बढ़ता जा रहा है और जब बढ़ता जाएगा। देखिए, एक तो बहुत बड़ी बात ये है कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें सब कंट्रीज की रुचि, सब कंट्रीज फायदा उठाना चाहते हैं। फ्रांस हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। आपने अपनी कमेंट्री में पहले कहा था कि जब 1978 में जो हमने एक्सप्लोजन किया था, उसके बाद बहुत से कंट्रीज ने हमारे साथ रिश्ते खराब कर लिए थे, तोड़े थे 1998 में। लेकिन फ्रांस ने ऐसा नहीं किया था। फ्रांस हमारे साथ नजदीकी बनाए रखता था। अब हमारा डिफेंस मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी डिफेंस नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम ऐसे कंट्रीज से सराउंडेड हैं जो हमारे प्रति दुश्मनी दिखाते हैं, चीन और पाकिस्तान खास तौर पे, और ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और इनके पास ऐसी बहुत सी क्षमता है जो हमको खतरा पहुंचाती है। तो हमको अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरत है अच्छे हथियारों की। फ्रांस हमको ऐसे हथियार देता रहे, ऐसे वेपन सिस्टम्स देता रहे कि हम अपनी सुरक्षा को और सुदृढ़ बना सकते हैं। आपने जिक्र किया कि रफाइल प्लेन्स हमारे यहाँ फ्रांस से आए हैं। अब 36 हमारे पास है रफाइल, और बातचीत चल रही, 26 और हमारे पास आएंगे। साथ ही साथ देखिए, इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर की स्कॉर्पियन मिसाइल्स लेने की बात हो रही है। तो फ्रांस केवल हमको लिप सर्विस नहीं देता है कि मुंह जबानी बस कहे कि हम दोस्त हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसे कदम उठाता है जो हमारे हित में होते हैं। अब सिक्योरिटी से बढ़ के कोई आजकल चीज नहीं, हमको अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखना है, और उसमें फ्रांस हमारी कितनी सहायता कर रहा है। ये स्कॉर्पियन मिसाइल जो होंगी, ये हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कितनी अहमियत रखेंगी। साथ ही साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो कितने तंदुरुस्त होंगे, और रफाइल एयरक्राफ्ट प्राप्त होने से, ये रफाइल एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे स्थित होंगे, तो हमारी जो एरियल प्लस मैरीटाइम सिक्योरिटी दोनों इनसे कायम होगी, इनसे बनेगी। तो मेरे विचार में जो ये नए डायरेक्शंस हैं जिसमें फ्रांस के साथ हमारा कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है, और जो एरिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे ये बात स्पष्ट होती है कि जो देश हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो ये महत्व देते हैं कि भारत की सुरक्षा उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, मेरे विचार में उनके साथ हमें और रिश्ते बढ़ाने होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने फ्रांस के दौरे में यही स्पष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में प्रोफेसर जोशी, क्योंकि आपने रक्षा संबंधों की बात की प्रभुदयाल जी ने अभी, ये जो रक्षा संबंध है इनके साथ भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो जुड़े हुए हैं, और फ्रांस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत हर स्तर पर रक्षा और सुरक्षा की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, नई तकनीक की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, ये जो बहुआयामी रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में, ये दोनों के विकास के लिए अहम योगदान रखते हैं। लेकिन जब हम रक्षा सुरक्षा की बात करें, तो चाहे हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, या फिर जिस तरीके के हमें रक्षा उपकरणों की खरीद की बात हो रही है, क्या ये माना जाना चाहिए कि ये जो सभी रक्षा के आयाम पर हम साथ मिलकर चल रहे हैं, जॉइंट वर्किंग मैकेनिज्म्स बने हुए हैं, जो लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और काम भी आगे बढ़ रहा है, ये आपसी विश्वास को भी दर्शाता है, और आज के दौर में ये विश्वास बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर ममता जी, आपने चर्चा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ दिया है, न सिर्फ भारत फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से। यदि हम वैश्विक राजनीति में जिस प्रकार की उथल पुथल चल रही है और जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, तो इसमें बहुपक्षीय मंचों के द्वारा किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं और किन क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं, इस दृष्टि से भी भारत और फ्रांस के बीच के जो रणनीतिक संबंध हैं, जो 1998 से स्थापित हुए थे, ये बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। तो हम होराइजन 2047 पर दोनों ही देश काम कर रहे हैं, जो दोनों ही देशों के रिश्तों के फ्यूचर रोड मैप पर आधारित एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन विजन मैं कहूंगी, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मैक्रो के नेतृत्व में तैयार किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि 2047 में हम तो 100 वर्ष पूरे करेंगे अपनी आजादी के, हम इसे बड़े पैमाने पर मनाएंगे। फ्रांस के साथ हमारे संबंधों का लगभग ये समय पूरा होगा, और
हमारे जो रणनीतिक संबंध है उसको 50 वर्ष पूरे होंगे। तो एक होराइजन 2047 के तहत ये तमाम बिंदु आ जाते हैं जिनमें भारत और फ्रांस लंबे समय से साथ में काम कर रहे हैं, और इसमें डिफेंस का जो सुरक्षा का क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है ममता जी। और इसमें उदाहरण के स्वरूप पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि फ्रांस ने एक न्यूक्लियर एनर्जी का एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तब अन्य देशों ने भारत पर बैन लगाए। अमेरिका ने तब किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी, सैंक्शंस लगाए थे, हम सभी जानते हैं। पर तत्कालीन फ्रांस राष्ट्राध्यक्षों ने इन तमाम कृत्यों की भर्त्सना की और भारत के साथ फ्रांस बहुत सुदृढ़ता से खड़ा रहा। इसीलिए 2008 में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के दोनों ही देशों के बीच में अग्रीमेंट हुआ। इसके बाद जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट की स्थापना भारत में हुई और 990 वाट का ये जो प्लांट है 2009 में फिर दोनों ही देशों के बीच में एमओयू होकर के और फिर ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हुआ। तो ये एक उदाहरण है, हम देखें कि किस तरह से दोनों ही देशों के बीच में इस प्रकार की जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और जो क्रिटिकल सुरक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं इनमें किस प्रकार दोनों ही देशों के बीच का विश्वास है। स्पेस कोलैबोरेशन को लेकर के भी दोनों ही देश आपस में लंबे समय से साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए दोनों ही देशों की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो एक दूसरे का कहीं ना कहीं की सहायता करती हैं, अपना योगदान देती हैं। फिर यदि मैं कोर डिफेंस के क्षेत्र में आऊं तो राफेल को तो एक एक भारतवासी जानता है, लेकिन एक शक्ति इंजन को लेकर के भी बड़ा ही काम दोनों ही देशों के बीच में हो रहा है। दोनों देशों के बीच में जल सेना को देखें, हम वायु सेना को देखें, हम अपनी और यदि हम अपनी नौसेना को देखें तो दोनों ही देशों के बीच में लंबे समय से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती आ रही हैं। फिर हम देखें तो कैसे डिफेंस के क्षेत्र में ही टाटा और एयरबस का एक बड़ा समझौता हुआ है जिस पर काम चल रहा है। सब मरीन्स को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में बड़ा काम चल रहा है। इसके अलावा इस प्रकार की भी अपेक्षाएं की जा रही हैं कि न्यूक्लियर मॉड्यूल्स को लेकर के और आगे आगे चलकर आज हम शायद घोषणा इस प्रकार की सुन सकते हैं। दोनों ही देश फिर इस पर साथ में काम करने के लिए अपना किस प्रकार का एक रोड मैप होगा उसको बना रहे हैं। तो जब हम ये एक सुरक्षा के क्षेत्र को देखते हैं और विशेषकर आजकल की जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो मैं फिर भारतीय आपको यदि परिदृश्य दिखाऊं तो आप इंडो पैसिफिक रीजन में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, वहां जिस प्रकार से भारत की चिंताएं हैं, यहाँ अमेरिका भी शामिल हो जाता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाता है चिंताओं में, जापान भी शामिल हो जाता है। तो फ्रांस यहाँ पर भारत के साथ में एक सुदृढ़ पार्टनर के रूप में खड़ा हुआ है। फिर यदि आप इंडियन ओशन की तरफ नजर डालें, वहां जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह से हम चाइनीज अग्रेशन को बढ़ते हुए पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों ही क्षेत्रों में देख रहे हैं, और इस अग्रेशन को रोकने के लिए भारत जिस तरह से अन्य देशों के साथ में मिलकर के प्रयास कर रहा है, इन प्रयासों को फ्रांस अपना एक बड़ा योगदान देता है। तो बहुपक्षीय स्तर पर भी, और यदि हम ट्राइलेटरल लेवल पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस और भारत की एक तिकड़ी हम देख सकते हैं जो सुरक्षा के क्षेत्र में और विशेषकर इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन में साथ में काम कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे क्रिटिकल अभी परिस्थितियां भी बनी हुई हैं, लेकिन दोनों ही देशों के इस तरह के संबंध हैं, इस तरह का कोलैबोरेशन है, इस तरह की पार्टनरशिप है कि वो मुझे और आगे जाती हुई दिखाई पड़ती है। और इसका फिर वैश्विक परिदृश्य पे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक योगदान रहेगा, क्योंकि भारत और फ्रांस दोनों ही इस प्रकार के देश हैं जो कि किसी भी तरह के अग्रेशन की या किसी भी तरह के युद्ध की खिलाफत करते हैं, उसकी सिफारिश नहीं करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि आगे कैसे ये अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का दौरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं अब हम सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, और इन पर सब खास नजर तो रहेगी ही। लेकिन प्रभु दयाल जी, हमेशा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईज ऑफ लिविंग, यानी हमारे देश के जनता का जीवन आसान कैसे हो सके, इस पर खास गौर करते हैं। और जब भी विदेश यात्राओं में प्रधानमंत्री जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो अग्रीमेंट्स होते हैं, समझौते होते हैं, उनमें ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने आता है। अगर हम भारत और फ्रांस के बीच के जॉइंट वर्किंग मैकेनिज्म्स पर भी एक नज़र डालते हैं, वर्किंग ग्रुप्स पर नज़र डालते हैं, तो हम पाते हैं उसमें आईटी है, टेलीकॉम है, खाद्य सुरक्षा है, कृषि है, ऊर्जा तो है ही, तमाम अन्य वर्किंग ग्रुप्स भी बने हुए हैं। लेकिन 2023 में ईफिल टावर से प्रधानमंत्री ने जब यूपीआई लॉन्च किया, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया था, वो भी एक ऐसी पहल थी जिसमें भारत की डिजिटल ताकत को सामने लाया गया। पीएम हमेशा कहते हैं कि हम सबके साथ इसको साझा करने को तैयार हैं, हमारी डिजिटल जो भी विकास हमने किया है। क्या ये भी दिखाता है कि
इस तरह से न केवल भारतवंशियों का जीवन आसान करना बल्कि भारत के साथ भी गिव एंड टेक जो हमारा फ्रांस का है वो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारा आम जन का जीवन न केवल यहाँ वहां भी सरल हो सके। ममता जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि उनका विश्वास है वसुदेव कुटुंबकम में। वो पूरे विश्व को अपने परिवार जैसे मानते हैं और ये बात सिर्फ वो कहते ही नहीं है, करके दिखाते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 150 देशों को कोविड से संबंधित सहायता दी थी, चाहे वो वैक्सीन के तौर पे थी, चाहे वो कोविड मेडिसिन के तौर पे। अब उसी के अलावा जब टर्की में अर्थक्वेक आया था, टर्की की जो नीति है वो कश्मीर पे हमारे लिए अच्छी नहीं रही है, वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। लेकिन फिर भी जब वहां पर अर्थक्वेक आया तो हमने ऑपरेशन दोस्त अपनाया और दोस्ती के नाते ये दिखाया कि वसुदेव कुटुंबकम होते हुए, उसमें हमारा विश्वास होते हुए हम टर्की के लोगों को अर्थक्वेक असिस्टेंस देंगे और दी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी न सिर्फ भारतीय नागरिकों का हित ध्यान में रखते हैं बल्कि ये भी हमेशा ध्यान में रखते हैं कि कैसे उनकी नीतियां जो हैं वो दूसरे देशों के नागरिकों को भी भला कर सके, उनका भला हो सके हमारी नीतियों से। देखिए, ज्यादातर जो देश हैं वो इस बात को मानते हैं और वो अपनी खुद की नीति जो है वो इस पे आधारित कर रहे हैं कि किस तरह से भारत के साथ उनका कोऑपरेशन बढ़े। फ्रांस में हम ये साफ देख रहे हैं, एक देश जो है उसके ये बात समझ में नहीं आती रही है, मैं ये कई दशकों से देखता आ रहा हूं, वो है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू से ही पाकिस्तान के प्रति दोस्ती का हाथ फैलाया था, लेकिन पाकिस्तान जो है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, उसको अपना भला इसी में नजर आता है और आप देखिए दिन प्रतिदिन उसका क्या हाल होता जा रहा है, इकोनॉमी नष्ट होती जा रही। पाकिस्तान ने अगर दोस्ती की होती तो हमारी तो नीति थी कि उनके साथ दोस्ती करें, उनके लोगों तमाम को उदाहरण आप सामने रख रहे हैं प्रभु दयाल जी, जिसमें ये दिखता है कि किस तरीके से भारत विभिन्न देशों को जब मदद की जरूरत होती है तब मदद का हाथ बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर आप मेहमानों से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग बने रहिए हमारे साथ, लेकिन यहाँ जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच की जो केमिस्ट्री है उसको भी सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि भारत फ्रांस की मित्रता पिछले कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुई है और विभिन्न मंचों पर हम देखते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों, इनके बीच विभिन्न मंचों पर जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों को किस तरीके से आगे डिफाइन कर रही है ये मित्रता। कूटनीति की दुनिया में दोस्तों का मिलना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच की केमिस्ट्री इस अपवाद से परे है। हाल ही में फ्रांस में हुई बैठक में फिर से आपसी विश्वास, रणनीतिक सहयोग और आधिकारिक संबंधों से अलग व्यक्तिगत सौहार्द पर आधारित इस साझेदारी की ताकत दिखी। जब पीएम मोदी अपनी छठी यात्रा के लिए फ्रांस की धरती पर उतरे तो मैक्रों न केवल एक विश्व नेता के रूप में बल्कि एक मित्र के रूप में उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करते हुए दोनों नेताओं ने वैश्विक प्रगति में एआई की भूमिका के लिए अपने अपने विजन को साझा किया। नीतिगत चर्चाओं से परे उनके आपसी संबंध साफ तौर पर दिखाई दिए। अनौपचारिक बातचीत से लेकर हल्के फुल्के पलों तक दोनों के बीच दोस्ती पिछले कुछ सालों में और मजबूत ही हुई है। मार्से में उनके रिश्ते की गर्माहट को दुनिया भर में महसूस किया गया। उत्साह से भरे भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वागत करने के दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी न सिर्फ औपचारिक स्तर पर बल्कि लोगों के बीच भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक रही। ये पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिली।
ऐसे कई अवसर आए हैं जो इनकी गहरी दोस्ती के गवाह बने हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलनों में मुलाकातों से लेकर 2023 के पेस्टल दिवस तक उनकी साझेदारी विश्वास और साझा लक्ष्यों के एक मजबूत गठबंधन में बदल चुकी है। एक बात साफ है कि पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, यह एक ऐसी दोस्ती है जो वैश्विक सहयोग के भविष्य को आकार देती रहेगी। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये दृश्य कह सकते हैं कि बहुत कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी और प्रभुदयाल जी दोनों बने हुए हैं। प्रोफेसर जोशी, क्या कहेंगे इन दृश्यों को देखकर? अद्भुत, असाधारण? निश्चित तौर पर अद्भुत क्षण है, आनंदित कर देने वाले क्षण हैं। हर बार जब इस तरह के क्षण, इस तरह की तस्वीरें जब मैं दूरदर्शन के माध्यम से देखती हूँ तो मन एक बहुत ही गर्व के, गौरव के भाव से भर उठता है कि ये एक नया भारत है। ये वो भारत है जो वैश्विक राजनीति में वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लेकर, संदेश लेकर अपनी पहचान बना रहा है। ये वो भारत है जो विश्व बंधु है, जो पूरे विश्व में एक बंधुत्व की भावना का संचार करके सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। ये वो भारत है जो शक्तिवान देशों के साथ तो है ही है, किस प्रकार की जो हमें ये केमिस्ट्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मैक्रों के बीच में दिखाई पड़ रही है वो तो है ही, लेकिन इसी के साथ, इन्हीं शक्तिवान देशों के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ को भी मजबूत करने की बातें करते हैं। और सिर्फ बातें ही नहीं करते, हमने G20 के मंच से देखा कि किस तरह से ग्लोबल साउथ को एक नेतृत्व का स्थान मिले और तमाम जो ये शक्तिवान देश हैं, इनके जो मल्टीलेटरल बने हुए मंच हैं, इनका लोकतंत्रीकरण हो, वो हमने होते हुए देखा। कैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा गया। तो ये देखना बड़ा सुखदाई है कि न सिर्फ भारत एक देश के रूप में द्विपक्षीय स्तर पर ये तमाम फ्रांस जैसे जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं वहां अपनी पहचान बना रहा है, बढ़ा रहा है, साझा लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ये तमाम जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके लोकतंत्रीकरण का एक बड़ा काम भारत कर रहा है, वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने अलग अलग जगह के संबोधनों में ये बात कहना बिल्कुल नहीं भूलते कि ये युद्ध का नहीं, ये विकास का युग है, ये शांति का समय है और हमें कंपटीशन करने की बजाय कोलैबोरेशन पे ध्यान देना चाहिए। और यही कारण है कि वो जहां जिस देश में जाते हैं वहां पर मित्रता के एक नए आयाम स्थापित करते हैं। आज हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों की मित्रता की केमिस्ट्री, हमें किस प्रकार के दोनों के बीच के प्रगाढ़ संबंध होंगे ये हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यही दृश्य वे जब अमेरिका जाएंगे तब भी हमें दिखाई पड़ेंगे। हम जानते हैं कि ट्रंप और मोदी जी के बीच किस प्रकार की मित्रता है, लेकिन जब बाइडेन राष्ट्रपति थे तो हमने बाइडेन और मोदी जी के बीच में भी उसी प्रकार के प्रगाढ़ संबंध देखे हैं। अब तमाम इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ओर देखें और कूटनीति में ये बड़ा एक महत्वपूर्ण तत्व है कि कूटनीति में जब कोई भी देश अपनी विदेश नीति को सफलतापूर्वक संचालित करता है तो उसमें उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका स्वभाव किस प्रकार का है ये बहुत मायने रखता है। तो अभी हम जो ये भारत को स्थान मिलते हुए देख रहे हैं पूरे विश्व में अलग अलग देशों में, यही इसी का प्रतीक हमने ये दृश्य देखा। ये देखिए कैसे हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर मैक्रो और मोदी जी खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर इससे भारत का मान बढ़ता है। तो जब भारत माँ का मान बढ़ता है तो एक एक भारतवासी का मान बढ़ता है और वही मुस्कुराहट मुझे आपके चेहरे पर भी दिखाई पड़ रही है, प्रभुदयाल जी के चेहरे पर भी दिखाई पड़ रही है और इसीलिए मैं भी बहुत प्रसन्न होकर आज अब आपके साथ में इन दृश्यों का आनंद ले रही हूँ। जी प्रोफेसर जोशी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन इसके बीच में भी वो ग्लोबल साउथ को नहीं भूले हैं। उसका मुद्दा उन्होंने उठाया जब एआई समिट में बात हो रही थी। प्रभुदयाल जी, जब एआई समिट की बात हुई तो उसको एक कुछ आकलन इस तरीके के भी सामने आए कि जहां एक और हम देख रहे हैं कि अमेरिका की ओर से एक टैरिफ वॉर चल रही है, अमेरिका और चाइना में एआई को लेकर बात हो रही है। यहाँ पर चाइना और अमेरिका के बीच में जिस तरीके का कंपटीशन है उसके मद्देनजर भारत ईयू के साथ मिलकर इस फ्रंट पर कुछ काम कर सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों के बीच की मित्रता की, तो कहाँ तक ये मित्रता इन दूरगामी लक्ष्यों को भी प्रभावित करती है या यूं कहें कि फेलिसिटेट करती है? जी, ये बिल्कुल प्रभावित करती है और दर्शाती है। अब अगर प्रेसिडेंट मैक्रोन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को
चेयर बना इस AI कॉन्फ्रेंस में। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो कितना ज्यादा विश्वास रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी में, और कितना ज्यादा उनका ये विचार है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडरशिप दे रहे हैं। क्योंकि जैसा मैं पहले कह रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम की बात ही नहीं करते हैं, वो हर अपनी नीति में ये दिखा देते हैं कि कैसे इस बात का वो पालन कर रहे हैं, कैसे दूसरे देशों की सहायता कर रहे हैं। अभी आपने ग्लोबल साउथ की बात की, और अंशुल जी ने बताया कि किस तरह से G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को एक मेंबर के तौर पे एडमिट कराया। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि देखिए, ये जो कंट्रीज हैं उनका हम में कितना ज्यादा विश्वास बढ़ता जा रहा है, और फ्रांस जैसी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो भी ये देख रही हैं कि इंडिया के साथ कितनी और कंट्रीज अब खड़ी हैं, क्योंकि इन सब का विश्वास इंडिया में। मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर कुछ हमारे पड़ोसी देशों को ये बात समझ में आ जाए तो उनका भी भला इसमें होगा। नहीं समझ में आती, फिर धीरे धीरे करके शायद आ भी जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं वो हमेशा इस बात पे आधारित है कि भारत के लोगों का तो फायदा हो, लेकिन दूसरे देशों के लोगों का भी हो। इसी वजह से हर देश में इनका इतना उत्साह के साथ सम्मान किया जाता है, इनका वेलकम किया जाता है। भारतीय समुदाय के लोग तो रहते ही उसमें, साथ साथ देखिए अभी यूएई गए थे, वहां यूएई के लोगों ने किस तरह से उनका सम्मान किया। उन्होंने आके आगे बढ़ के दिखाया कि हमने रामायण की, महाभारत की ट्रांसलेशन की है अरबिक में। ये क्या दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रभाव दूसरे देशों में कितना ज्यादा होता जा रहा है, उनका सम्मान कितना ज्यादा है। तो मेरे विचार में जो हमारे प्रधानमंत्री जी की पॉलिसीज हैं वो हर एरिया में अब ये दिखा रही हैं कि भारत एक रिलायबल पार्टनर है। इस युग में एक रिलायबल पार्टनर का बहुत महत्व है, और अब भारत का अगर जो कद बढ़ता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सम्मान है वो ये। जी प्रभुदयाल जी, यहाँ पे एक और सवाल लेना चाहूंगे आपसे, क्योंकि हमने देखा कि सीईओ फोरम में जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे तो वहाँ पर पीएम ने भारत के कितने महत्वपूर्ण मिशंस भारत ने शुरू किए उन सबको गिनाया है, जिसमें हम AI मिशन की बात करें, बायोटेक की बात करें, हम क्वांटम मिशन की बात करें इत्यादि। फेरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन इन सब के साथ साथ इस सीईओ फोरम का यही लक्ष्य था कि हम इन कंपनियों के लोगों को भी इनवाइट करें कि वो और हमारे साथ जुड़ें, तो क्योंकि नई तकनीक की बात हो रही है, इनोवेशन की बात हो रही है। कहाँ तक आपको लगता है कि जो विकसित भारत, क्योंकि पीएम जो कर रहे हैं उसमें विकसित भारत के लक्ष्य को वो नहीं भूलते हैं, उसी को मद्देनजर रख के वो हर काम कर रहे हैं, तो कहाँ तक आपको लगता है कि इस दौरे से इसको लेकर भी बहुत सारी अपेक्षाएं उठती हैं? क्योंकि जिस तरीके की मौजूदगी वहाँ सीईओ फोरम में देखी हमने, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रोन स्वयं भी उपस्थित थे, तो कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर जाता है कि दोनों देश चाहते हैं कि जो भारत कह रहा है उसको सुना भी जाए, और जो भारत चाहता है उस ओर कदम भी बढ़ाया जाए। ममता जी, आज के युग में सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अच्छी रिलेशनशिप होना काफी नहीं है। ये बिजनेस कम्युनिटीज में कितने क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं ये बहुत महत्व रखता है। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, साथ ही साथ इस पीपल टू पीपल रिलेशनशिप का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश बिजनेस रिलेशनशिप है। आपके जो बिजनेस सेक्टर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटीज, वो कितना एक दूसरे में विश्वास रखते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, ये पूरे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज के जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उनका विश्वास भारत में बढ़ता जा रहा है, और भारत के साथ ताउन करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका ये विश्वास है कि भारत की जो नीतियां हैं वो सिर्फ भारत के ही लिए हित में नहीं है बल्कि उनके हित में भी है। तो ये कोऑपरेशन को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, वो सीईओ फोरम में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की, और उनके लिए जो वहां के जो दूसरे बिजनेस कम्युनिटी हैं, प्रेसिडेंट मैक्रोन, इन सब की तरफ से जो हमने गर्मजोशी देखी, उनका जो रिएक्शन देखा, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि उनके विचार में
प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत रिलायबल पार्टनर। तो यहाँ पीएम ने एक बात और कही प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था कि हमने बीमा क्षेत्र में बजट में घोषणा कर चुके हैं कि बीमा क्षेत्र को 100% एफडीआई के लिए खोला गया है, लेकिन पीएम ने ये भी घोषणा की वहाँ पर कि न्यूक्लियर सेक्टर को भी हम खोलने जा रहे हैं। यहाँ ये सवाल मैं अंशु जी आपसे लेना चाहूँगी कि ये जो बजट में रिफॉर्म्स किए गए हैं, इस पर सारे विश्व की नज़र थी कि भारत क्या बजट में देता है और क्या कुछ खोलता है। तो क्या पीएम के द्वारा ये घोषणा किया जाना कि हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी खोलने जा रहे हैं, इसमें भी एफडीआई बढ़ाएंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट संकेत है सीईओज के लिए, ना केवल फ्रांस के बल्कि विश्व के लिए भी? क्योंकि भारत को पहले भी कहा गया है कि एआई के लिए तो अमेरिका ही जानता है, ऑल्टमैन भी इस बात को कह चुके हैं कि भारत सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बाजार है। तो इस तरीके से देखें तो ये घोषणाएं कितनी अहमियत रखती हैं जो प्रधानमंत्री की ओर से की गई हैं और जो बजट में सुधारों की बात की गई है? ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, और आपने जोड़ करके इनको एक प्रश्न बनाकर मेरे सामने रखा है। कह पाना, इसका संपूर्णता से उत्तर दे पाना तो बहुत सरल नहीं, लेकिन बिल्कुल ये तो एक भारत जिस प्रकार के अपने विजन 2047 की बात कर रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही ये विजन 2047 हमने बनाया है, विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 तक। तो इसमें परमाणु ऊर्जा का किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से हम उपयोग कर पाए। देखिए, हम इस चीज को समझें कि हम 140 करोड़ की आबादी का एक बड़ा देश है, तो हमारी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं उनको देखते हुए हमें इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों की ओर देखना ही पड़ेगा, जिनके जरिए हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारी अभी तक की इकोनॉमी है, कोल बेस्ड इकोनॉमी हम जिसे कहते हैं, उससे हम एक शिफ्ट कर सकें। तो तभी हम जो रोकना चाहूंगी, जाहिर है कि निजी क्षेत्र को खोला जाएगा न्यूक्लियर सेक्टर के लिए भी, लेकिन यहाँ पर आपको सीधे मार्सेई शहर में विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में लिए चल रहे हैं। In the Ministry of External Affairs. With that, I invite Foreign Secretary